बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो है हम एक नया यूनिट स्टार्ट करेंगे जो कि सारा जो है ब्लड से रिलेटेड है कि ब्लड में हमारे सेल्स कौन कौन से होते हैं, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, और उनकी क्वांटिटी कितनी होती है, उनका फंक्शन क्या होता है और वो प्रोड्यूस कैसे होते हैं। सो उनके बारे में जो है हम सब कुछ पढ़ेंगे। इसके अलावा अगर आरबीसी कम हो जाए या वाइट ब्लड सेल कम हो जाए तो कौन सी पैथोलॉजीज होती है और बॉडी पे इसके जो है क्या इफेक्ट्स होते हैं। सो हम जो है इस यूनिट में सारे जो है ब्लड से रिलेटेड ही पढ़ेंगे। फर्स्ट चैप्टर जो है इस यूनिट का दैट इज अबाउट आरबीसीज। आरबीसीज को जो है हम एरिथ्रोसाइट्स भी कहते हैं। आरबीसी जो है एक एब्रिवेटेड फॉर्म है ऑफ रेड ब्लड सेल्स। रेड ब्लड सेल को जो है हम एरिथ्रोसाइट भी कहते हैं और इनका मेजर फंक्शन क्या होता है, हीमोग्लोबिन को ट्रांसपोर्ट करना। आरबीसीज में जो है हीमोग्लोबिन होता है और हीमोग्लोबिन का फिर फंक्शन क्या होता है कि वो ऑक्सीजन जो है वो कैरी करता है फ्रॉम द लंग्स टू द टिश्यूज। सही है, लंग्स से जितना भी ऑक्सीजन जब हम इंस्पायर करते हैं ना, तो वो ऑक्सीजन लंग से आरबीसीज लेते हैं। आरबीसी में स्पेसिफिकली जो हेमोग्लोबिन होता है वो वही ऑक्सीजन लेते हैं और फिर जो है उसको सारी टिश्यूज को ट्रांसपोर्ट करते हैं। सही है। लोअर एनिमल्स में क्या होता है कि ये हेमोग्लोबिन जो है उनमें एज अ फ्री प्रोटीन प्रेजेंट होता है उनके प्लाज्मा में। सही है, वो आरबीसीज में एम्बेडेड नहीं होता। सही है। तो इस वजह से आरबीसी सॉरी जो हेमोग्लोबिन है वो लॉस होता है। 3% जो है वो लीक आउट होता है और वो लॉस हो जाते हैं। और ये लीकेज कहाँ से होती है? एक तो कैपिलरी मेम्ब्रेन से होती है। कैपिलरी मेम्ब्रेन से ये जो है ये हीमोग्लोबिन लीक होता है और हमारे टिश्यू स्पेसिस में जाता है। दूसरा जो है, अगर ये आरबीसी ये हीमोग्लोबिन जो है आरबीसी में ना होता और ये फ्री होता है इन द प्लाज्मा, तो फिर क्या होता है कि ये ग्लोमेरुलर जो मेम्ब्रेन होती है उससे ये लीक आउट होता और ग्लोमेरुलर फिल्ट्रेट में चला जाता। सही है। और फिर उस फिल्ट्रेट के साथ ये यूरिन में जो है एक्सक्रीट हो जाता। सही है। तो इस वजह से जो हमारा जो 3% हीमोग्लोबिन होता वो हमारी बॉडी से एक्सक्रीट हो जाता। सही है, वो लॉस हो जाता। तो इस वजह से आरबीसी को अपना फंक्शन जो है इफेक्टिवली परफॉर्म करने के लिए उसको हेमोग्लोबिन चाहिए और वही हेमोग्लोबिन इसके इनसाइड है। अगर ये हेमोग्लोबिन इसके आरबीसी के इनसाइड ना होता तो इसकी लीकेज होती और आरबीसी जो है वो अपना फंक्शन इफेक्टिवली परफॉर्म नहीं कर पाती। सही है। अच्छा जी। ओके, हेमोग्लोबिन का और क्या फंक्शन होता है कि इसमें जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज होता है। कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो है ये एक एंजाइम है जो कि कैटेलाइज करता है कार्बन डाइऑक्साइड की रिएक्शन को विद वाटर। और वाटर को ये इस काबिल बनाता है कि वो जो है अपने साथ कार्बन डाइऑक्साइड ले सके, ट्रांसपोर्ट कर सके कार्बन डाइऑक्साइड को अपने साथ इन द फॉर्म ऑफ बाइकार्बोनेट आयंस। और ये जो है कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो हेमोग्लोबिन में प्रेजेंट होता है ये सॉरी आरबीसी में प्रेजेंट होता है। तो ये जो है इस प्रोसेस को कैटेलाइज करता है और इससे H2CO3 बनाता है। सही है। अब कार्बोनिक एनहाइड्रेज का मेन फंक्शन क्या हो जाता है कि ये वाटर को इस काबिल बनाता है कि वो टिश्यू से कार्बन डाइऑक्साइड ले और उसको लंग्स की तरफ लेके जाए। सही है। जब ये लंग्स में जाता है तो फिर जो है ये H2CO3 वापस से कन्वर्ट हो जाता है इनटू कार्बन डाइऑक्साइड और वही कार्बन डाइऑक्साइड फिर लंग्स के थ्रू एक्सक्रीट हो जाता है हमारी बॉडी से। सही है। तो कार्बोनिक एनहाइड्रेट क्या करता है कि इस रिएक्शन को सेवरल थाउजेंड फोल्ड तक ये इंक्रीज कर सकता है। सही है। अच्छा, इसके अलावा हेमोग्लोबिन जो है ये हमारी बॉडी का एक एक्सीलेंट एसिड बेस बफर है। मतलब ये है कि हमारी बॉडी की जो अंदर एसिडिटी होती है उसको मेंटेन रखने में हेल्प करता है। सही है। ओके, साइज एंड शेप ऑफ आरबीसी। तो आरबीसी जो है ये बाई कनकेव डिस्क होते हैं। मतलब इसके जो दोनों साइड्स होते हैं ना वो बीच में कनकेविटी बनाते हैं। सही है। सो सेंटर में जो है ये थिन होते हैं और पेरिफेरी जो है वो इसकी थिक होती है। अच्छा, डायमीटर जो है इसकी डायमीटर इज 7.8 माइक्रोमीटर। और इसकी जो थिकनेस होती है ना, सो साइड पे जैसे मैंने आपको बताया कि साइड पे ये थिक होता है। सो साइड पे जो है इसकी थिकनेस जो है दैट इज 2.5 माइक्रोमीटर और सेंटर में ये थिन होता है। सो वहां पे इसकी जो थिकनेस है दैट इज 1 माइक्रोमीटर या 1 से भी लेस होती है। सही है। एवरेज वॉल्यूम जो है दैट इज 90 टू 95 क्यूबिक माइक्रोमीटर। और ये जो है एक आरबीसी जो है ये एक बैग की तरह होता है। मतलब इसके जो अंदर जो कंटेंट होता है ना वो कम होता है और इसकी जो मेम्ब्रेन होती है इसकी
वो ज्यादा होती है, सही है। सो जब भी ये आरबीसी कहीं नैरो कैपिलरी से पास होती है तो ये अपने शेप को चेंज कर लेते हैं। जब ये अपने शेप को चेंज करती है तो इसकी सेल मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रेच नहीं होती। स्ट्रेच क्यों नहीं होती? क्योंकि इसके अंदर जो कंटेंट है वो कम है और सेल मेम्ब्रेन जो है वो ज्यादा लार्ज है, सही है। तो इसकी जो मेम्ब्रेन है वो स्ट्रेच नहीं होती। कभी कभार ऐसा हो जाता है कि अगर कोई पैथोलॉजीज होती है और आरबीसी के अंदर क्रिस्टल बन जाते हैं तो फिर जो है इसका कंटेंट जो है वो ज्यादा हो जाता है और मेम्ब्रेन जो है वो उसी तरह ही होती है जिस तरह नॉर्मल होती है और कंटेंट ज्यादा हो जाता है। तो तब अगर ये अपने शेप को डिफॉर्म करते हैं, अपनी शेप को चेंज करती है, अगर किसी कैपिलरी से गुजरती है तो तब जो है इसकी मेम्ब्रेन स्ट्रेच होती है और मेम्ब्रेन के रप्चर होने के चांसेस ज्यादा होते हैं, इसीलिए। लेकिन नॉर्मली जो है इसमें अंदर जो कंटेंट होता है वो कम होता है, मेम्ब्रेन जो है वो ज्यादा लार्ज होती है। तो इस वजह से ये जब किसी कैपिलरी से गुजरती है तो ये इसकी मेम्ब्रेन जो है वो स्ट्रेच नहीं होती, सही है। विदाउट एनी स्ट्रेचिंग जो है ये अपनी शेप को चेंज कर सकती है, सही है। ओके, कंसंट्रेशन ऑफ आरबीसीज इन द ब्लड। सो ब्लड में आरबीसीज कितने होते हैं? सो मेन में जो है आरबीसीज ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू वुमेन। मेन में जो है दैट इज 5,200,000 और वुमेन में जो है दैट इज 4,700,000। लेकिन इसमें 300,000 इंक्रीज या डिक्रीज हो सकता है, सही है। अच्छा, पर्सन ओके, पर्सन लिविंग एट हाई एल्टीट्यूड हैव अ ग्रेटर नंबर ऑफ आरबीसीज। जो लोग जो है वो ज्यादा हाई एल्टीट्यूड पे रहते हैं, मतलब जो पहाड़ी इलाकों पे लोग रहते हैं, तो वहां पे उनमें जो है आरबीसीज की नंबर जो है वो ज्यादा होती है। ये क्यों ज्यादा होती है ये हम जो है चैप्टर इसी चैप्टर में हम पढ़ेंगे डिटेल में कि क्यों ज्यादा होती है आरबीसी की नंबर। ओके, क्वांटिटी ऑफ हेमोग्लोबिन एंड इन द सेल्स। अब जो है आरबीसी के अंदर कितना हेमोग्लोबिन आ सकता है? सो अगर हम 100 मिलीलीटर्स ऑफ आरबीसी लेते हैं तो उसमें जो है अप टू 34 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन आ सकता है, सही है। और इससे ज्यादा जो है ये कंसंट्रेशन इंक्रीज नहीं हो सकता। इंक्रीज क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि हेमोग्लोबिन फॉर्मिंग जो कैपेबिलिटी है सेल की वो इतनी ही है। इससे ज्यादा जो है वो हेमोग्लोबिन को प्रोड्यूस नहीं कर सकते सेल्स। तो इस वजह से 34 ग्राम से ज्यादा जो है हेमोग्लोबिन नहीं हो सकता इन 100 मिलीलीटर्स ऑफ सेल। अच्छा, नॉर्मल बंदर में जो है जो हेमोग्लोबिन की कंसेंट्रेशन है वो ऑलमोस्ट ऑलवेज जो है वो मैक्सिमम लिमिट जो इसका 34 ग्राम्स है ना एंड 100 मिलीलीटर इसके करीब करीब ही होता है। अच्छा, अगर हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन कम हो जाती है किसी वजह से, कोई भी डिजीज है, कोई भी मसला है बॉडी में और उसकी वजह से हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन अगर कम हो गई तो उसकी वजह से क्या होगा कि सेल्स के इनसाइड हेमोग्लोबिन की अच्छा, तो सेल के अंदर जो है हेमोग्लोबिन की परसेंटेज भी कम हो जाती है क्योंकि हेमोग्लोबिन फॉर्म ही नहीं हो रहा। और इस वजह से सेल के अंदर जो है हेमोग्लोबिन कंटेंट अगर कम हो जाता है सो ऑब्वियसली जो है सेल के अंदर कंटेंट जब कम हो जाता है सो उसका वॉल्यूम भी डिक्रीज हो जाता है, सही है। ओके, व्हेन द हेमेटोक्रेट का मतलब होता है कि हमारे ब्लड में जो है कितने आरबीसीज है, सही है। सो अगर ब्लड में आरबीसीज की अमाउंट जो है वो नॉर्मल है और फिर हर एक आरबीसी में जो है हेमोग्लोबिन की क्वांटिटी दैट इज नॉर्मल, सो फिर जो है मेन में 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन होता है पर 100 मिलीलीटर्स ऑफ सेल, सही है। और वुमेन में जो है 14 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन होता है पर 100 ml ऑफ सेल्स, सही है। अच्छा, सो हर एक ग्राम ऑफ हेमोग्लोबिन में जो है उसमें ये कैपेबिलिटी होती है कि वो अपने साथ जो है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन अपने साथ कंबाइन कर सके, सही है। सो मेल में जो है 15 ग्राम्स ऑफ हेमोग्लोबिन होता है और 1 ग्राम की कैपेबिलिटी है 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन। सो 15 को 1.34 ml के साथ मल्टीप्लाई करें तो उससे 20 ml ऑफ ऑक्सीजन आएगा। तो इसका मतलब है कि मेन में जो है 100 ml ऑफ ब्लड कैरी कर सकता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, सही है। और वुमेन में जो है 14 ग्राम्स हेमोग्लोबिन होता है पर 100 ml। सो 14 को मल्टीप्लाई करें विद 1.34 ml ऑफ ऑक्सीजन तो इससे 19 ml ऑफ ऑक्सीजन आ जाता है, सही। तो इसका मतलब है कि वुमेन में जो है 100 ml ऑफ ब्लड जो है वो 19 ml ऑफ ऑक्सीजन कैरी कर सकता है और मेन में जो है 100 ml ऑफ ब्लड कैरी कर सकता है 20 ml ऑफ ऑक्सीजन, सही है।
ओके, अब जो है प्रोडक्शन ऑफ आरबीसीज, आरबीसीज कहाँ कहाँ पे बनते हैं, कैसे बनते हैं, उनकी डिफ्रेंशिएशन किस तरह होती है, सो वो जो है हम इसमें पढ़ेंगे। अच्छा, एरियाज ऑफ द बॉडी दैट प्रोड्यूस आरबीसी। अब आरबीसी जो है बॉडी में कौन कौन सी जगहों से बनते हैं। सो एम्ब्रियोनिक लाइफ में जब फीटस डेवलप हो रहा होता है, सो बिल्कुल अर्ली वीक्स में जो है आरबीसी बनते हैं यॉर्क सैक से। फिर मिडिल ट्राइमेस्टर में क्या होता है, मिडिल ट्राइमेस्टर मतलब सेकेंड जो 3 मंथ्स होते हैं, मतलब 9 मंथ्स में अगर हम गेस्टेशन को डिवाइड करें, सो फर्स्ट 3 मंथ्स में ये यॉर्क सैक से बनते हैं। जो मिडिल 3 मंथ्स होते हैं, तो उसमें ये बनता है आरबीसी लिवर से, स्प्लीन एंड लिम्फ नोड से, लेकिन मेनली जो है लिवर से बनते हैं। और स्प्लीन और लिम्फ नोड जो है वो भी कुछ ना कुछ आरबीसी बना सकते हैं, सही है। अच्छा जी, अब लास्ट मंथ में क्या होता है, लास्ट मंथ और सो ऑफ गेस्टेशन में क्या होता है कि और आफ्टर बर्थ सारे जो आरबीसी है वो हमारे बोन मैरो से ही बनते हैं, सही है। ओके, अब यहाँ पे आप देखिए ना इस डायग्राम में, इसमें क्लियरली शो हो रहा है कि 5 इयर्स तक जो है हमारे बॉडी में जितना भी मैरो होता है, बोन मैरो होता है, जितनी बोन्स में भी बोन मैरो होता है, वो सारे जो है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करते हैं 5 इयर्स ऑफ एज तक। यहाँ पे आप देखिए तो ये सारा ईयर्स शो हो रहा है। यहाँ पे जो है परसेंटेज है कि कितने परसेंट बोन मैरो जो है वो कितने परसेंट सेल्स बना रहे हैं, कितने परसेंट आरबीसी बना रहे हैं। सो 5 इयर्स ऑफ एज तक जो है सारी बोन मैरो हमारी बॉडी में जितनी भी बोन मैरो होती है वो रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन करती है। 20 इयर्स तक जो है, अराउंड 20 इयर्स ना, तो सारे लोग बोन्स जो है उनमें बोन मैरो फैटी बन जाता है ना, मतलब उसमें फैट्स डिपॉजिट हो जाते हैं और उनमें जो है फैटी उनमें जो है रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो है वो खत्म हो जाती है, एक्सेप्ट फॉर टिबिया का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है और ह्यूमरस का जो प्रॉक्सिमल पार्ट होता है ना, उसके अलावा बाकी जितने भी लॉन्ग बोन्स हैं वो फैटी बन जाते हैं, सही है। और उससे फिर जो है सेल की प्रोडक्शन, रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन नहीं होती। लेकिन जो हमारे मेम्ब्रेनियस बोन्स होते हैं, वर्टेब्रा, स्टर्नम, रिब्स, इनमें रेड ब्लड सेल की प्रोडक्शन जो है वो लाइफ लॉन्ग होती है, मतलब जितने बंदे की लाइफ होती है ना, सो तब तक जो है इनमें आरबीसी की प्रोडक्शन होती रहती है। प्रोडक्शन जो है उसकी परसेंटेज कम हो जाती है, मतलब यहाँ पे आप देखें तो यहाँ पे जो है इन बोन्स में 100% सेल्स बन रहे हैं। अब यहाँ पे आप देखें तो ये जो है अराउंड 25% तक सेल्स रह जाते हैं इसमें, मतलब 25% तक ये जो है इनमें कैपेबिलिटी होती है कि सेल्स बना रहे हैं, ठीक है। तो इनमें प्रोडक्शन तो कम हो जाती है लेकिन प्रोडक्शन जो है वो कम्प्लीटली खत्म नहीं होती, सही है। तो ये बोन्स जो है रिब्स, स्टर्नम, वर्टेब्रा, ये हमेशा के लिए जो है आरबीसी बनाते रहते हैं, सही है। ओके, अब है जेनेसिस ऑफ रेड ब्लड सेल्स। सो जेनेसिस का मतलब ये होता है कि ओरिजिन या मोड ऑफ फॉर्मेशन किस तरह है रेड ब्लड सेल्स की, कहाँ से बनते हैं। so, सारे जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं ना, सारे ब्लड सेल्स लाइक वाइट ब्लड सेल हो गए, रेड ब्लड सेल हो गए, जितने भी ब्लड सेल्स है वो सारे बनते हैं एक स्पेशल टाइप ऑफ सेल से और उनको कहते हैं प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स, सही है। सो प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स जो होते हैं ना, इससे फिर जो है हमारे एरिथ्रोसाइट्स भी बनते हैं, जो कि हमारे आरबीसी है, ग्रेन्युलोसाइट्स भी बनते हैं, मोनोसाइट्स भी बनते हैं, मेगाकैरियोसाइट्स भी बनते हैं और लिम्फोसाइट्स भी सारे बनते हैं, सही है। सारे सेल्स जो है वो सिर्फ एक ही टाइप ऑफ सेल से बनते हैं और उनको कहते हैं प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स। अच्छा, इसके बाद जो है इससे फिर कमिटेड स्टेम सेल्स बनते हैं प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल से। कमिटेड स्टेम सेल्स का मतलब ये होता है कि वो एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल बनाने के लिए कमिटेड होते हैं। मतलब ये है कि यहाँ पे अगर आप देखिए कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स, तो ये जो है एक कमिटेड स्टेम सेल्स है, ये कमिटेड है एरिथ्रोसाइट्स बनाने के लिए, सही है। अच्छा, यहाँ पे आप देखिए कम्युनिटी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स या कम्युनिटी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स। तो अब कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट ग्रेन्युलोसाइट्स जो है ये कमिटेड स्टेम सेल्स है और ये क्या बनाएंगे, ग्रेन्युलोसाइट्स बनाएंगे, सही है। अच्छा, कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट मोनोसाइट्स जो है ये भी एक स्पेसिफिक ग्रुप ऑफ सेल्स बनाएंगे और वो सेल्स कौन से होंगे, मोनोसाइट्स, सही है। तो ये जो है कमिटेड होते हैं एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ सेल बनाने के लिए, इस वजह से इनको कहते हैं कमिटेड स्टेम सेल्स, सही है। तो ये इस लाइन में जितने भी सेल्स आप लोगों को नजर आ रहे हैं ना, ये सारे जो है कमिटेड स्टेम सेल्स होते हैं, सही है। अच्छा जी, अब इनके जो
अच्छा, ये जो CFU-GM या CFU, ये सारे एब्रीवेटेड फॉर्म्स है इसके, ठीक है। CFU-M, तो ये सारे इसके एब्रीवेटेड फॉर्म्स है। अच्छा, अब ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स क्या होते हैं? ग्रोथ एंड डिफरेंशिएशन का मतलब क्या है? तो ग्रोथ का मतलब ये है कि अगर आप एक ह्यूमन बॉडी को ले लेना, तो पहले वो एक इन्फेंट होती है, फिर जो है वो टोडलर में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जो है वो स्कूल एज में कन्वर्ट हो जाती है, फिर जो है वो टीन एज और फिर एडल्ट। तो ये जितने भी ग्रोथ होती है, मतलब जितना हाइट और वेट में जितनी चेंजेस आती है ना, तो इसको ग्रोथ कहते हैं। डिफरेंशिएशन क्या होती है? फॉर एग्जांपल आप ले लें एक न्यूरल ट्यूब, तो न्यूरल ट्यूब जो है वो कन्वर्ट हो जाता है, उससे एक स्पाइनल कॉर्ड बनता है। या फिर आप एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म की एग्जांपल लें और उसकी पूरी बॉडी बन जाती है। तो एक टाइप ऑफ सेल का कन्वर्ट होना दूसरे टाइप ऑफ सेल्स में, तो इसको कहते हैं डिफरेंशिएशन, सही है। अच्छा, तो सेल्स के जो आरबीसीज होते हैं, इनके ग्रोथ के लिए जो है डिफरेंट प्रोटीन्स होते हैं, जो इनकी ग्रोथ को इंड्यूस करते हैं, कि मतलब उनकी लाइक हम कह लें कि उनके हाइट और वेट को इंक्रीज करते हैं, तो उनको कहते हैं ग्रोथ इंड्यूसर्स। ग्रोथ इंड्यूसर्स असल में स्पेसिफिक टाइप ऑफ प्रोटीन्स होते हैं। इनमें जो है 4 डिफरेंट टाइप्स हैं, लेकिन इसमें जो एक टाइप है इंटरल्यूकिन 3, इंटरल्यूकिन 3 जो है वो सारे जितने भी ब्लड सेल्स होते हैं उन सब की ग्रोथ करते हैं, सही है। सेकेंड वन इज डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स। डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स जो है ये भी प्रोटीन्स होते हैं, और ये जो है ये सिर्फ डिफरेंशिएशन करते हैं, मतलब एक टाइप ऑफ सेल्स जो है, एक टाइप ऑफ कम्यूनिटी सेल्स को अपने जो सेल्स होते हैं, मतलब कम्युनिटी फॉर्मिंग यूनिट, सॉरी कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट, एरिथ्रोसाइट्स को एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट करना, सही है। तो एक टाइप ऑफ सेल को एक दूसरी टाइप ऑफ सेल में कन्वर्ट करना जो है, ये एक डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स का काम होता है, सही है। या अगर हम कह लें कि प्लूरिपोटेंट हेमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स को एरिथ्रोसाइट्स में कन्वर्ट करना, तो वो डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स का काम होता है, सही है। अच्छा जी, सो ये डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स एंड ग्रोथ इंड्यूसर्स जो है, ये हमारे बोन मैरो में नहीं बनते, ये हमारे बोन मैरो से आउटसाइड जो फैक्टर्स होते हैं वो इनको बनाते हैं। बोन मैरो से आउटसाइड फैक्टर्स का क्या मतलब है? फॉर एग्जांपल, आप किसी बॉडी को जो है लो ऑक्सीजन को एक्सपोज करते हैं, मतलब आप किसी हाई एल्टीट्यूड पे चले जाते हैं, तो वहां पे ऑक्सीजन जो है बहुत कम होता है। तो उस कम ऑक्सीजन की वजह से हमारी बॉडी में ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स बन जाते हैं, और वो क्या करते हैं कि वो ज्यादातर एरिथ्रोसाइट्स जो फॉर्मिंग सेल्स होते हैं, लाइक कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट्स जो है, उनकी ग्रोथ को इंक्रीज कर लेते हैं और उनकी डिफरेंशिएशन को इंक्रीज कर लेते हैं, सही है। तो उससे जो है एरिथ्रोसाइट्स ज्यादा बनना स्टार्ट हो जाते हैं, तो हमें जो है आरबीसीज ज्यादा मिलते हैं, सही है। अगर दूसरी का हम एग्जांपल ले लें डब्ल्यूबीसीज की, तो अगर आप किसी बॉडी को किसी इन्फेक्शन के लिए एक्सपोज करते हैं, कोई बॉडी जो है वो उसमें कोई पैथोजेंस आ गए हैं, कोई इन्फेक्शियस डिजीज हो गई है, तो उस टाइम जो है वो इन्फेक्शियस डिजीज वो एक फैक्टर होता है जो कि हमारे डब्ल्यूबीसी के लिए ग्रोथ फैक्टर्स या ग्रोथ इंड्यूसर्स एंड डिफरेंशिएशन इंड्यूसर्स बनाते हैं, और उस वजह से हमारी बॉडी में डब्ल्यूबीसी जो है वो ज्यादा बनते हैं, ताकि वो इस इन्फेक्शन को कम्बेट कर सके, सही है। तो ये जो फैक्टर्स है, लाइक लो ऑक्सीजन, या जो दूसरा फैक्टर है दैट इज इन्फेक्शियस डिजीज, तो ये जो है हमारे बोन मैरो से आउटसाइड फैक्टर्स है, और ये क्या करते हैं? आरबीसी की प्रोडक्शन को या इंक्रीज करते हैं अगर लो ऑक्सीजन है, या जो है ये डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर लेते हैं अगर कोई इन्फेक्शियस डिजीज, सही है। ओके, स्टेजेस ऑफ डिफरेंशिएशन ऑफ आरबीसीज। सो आरबीसी की डिफरेंशिएशन अब किस तरह होती है? हम सो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट जो होता है ना, तो उससे डायरेक्टली एरिथ्रोसाइट्स नहीं बनते, वो जो है कुछ स्टेजेस से गुजर के जो है उससे एरिथ्रोसाइट्स बन जाते हैं। तो सबसे पहले कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट से प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट सबसे पहले सेल्स होते हैं जो कि कॉलोनी फॉर्मिंग सेल से बनते हैं। तो ये प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है, ये मल्टीपल टाइम ये डिवाइड होता है, मतलब इससे बेसोफिल एरिथ्रोसाइट्स बनते हैं, और ये सारे एरिथ्रोसाइट रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं, फिर जो है आखिर जाके इससे एरिथ्रोसाइट्स बन जाते हैं, सही है। अच्छा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट, आप देखिए इन सेल्स में जो है न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, लेकिन मेच्योर आरबीसी जो है उसमें न्यूक्लियस प्रेजेंट नहीं होता। अच्छा, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है ये कन्वर्ट हो जाता है फिर बेसोफिल एरिथ्रोसाइट्स में। बेसोफिल का मतलब ये होता है, बेसोफिल, बेसो का मतलब है कि बेसिक
जो बेसिक मीडियम होता है ना, जो बेस होता है, एसिड बेस वाला ये बेस है। तो जो बेसिक मीडियम होता है ये उसको अफेलिक का मतलब है लविंग। तो ये बेस लविंग एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, क्योंकि आप इसको डाई जब करते हैं ना बेसिक डाई से, तो इसके ये जो है स्टेन हो जाते हैं, मतलब इसका कलर जो है वो बेसिक डाई के साथ चेंज हो जाता है। सही है। अच्छा, बेसोफिल एरिथ्रोब्लास्ट में जो है बहुत ही कम हेमोग्लोबिन होता है, क्योंकि इसमें आप देखिए इसमें बहुत बड़ा न्यूक्लियस होता है। इसमें जो हेमोग्लोबिन होता है वो बहुत कम होता है। फिर आहिस्ता आहिस्ता आप इसके न्यूक्लियस को देखिए ना, तो वो कंडेंस होता रहता है, मतलब वो जो है छोटा होता रहता है, और उसमें जो हेमोग्लोबिन होता है वो इंक्रीज होता रहता है। सही है। अच्छा, फिर जो है जब इससे न्यूक्लियस बिल्कुल खत्म हो जाता है, इसमें हेमोग्लोबिन जो है वो 34% तक हो जाता है, और इससे जो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो भी खत्म हो जाता है। बाकी जो माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्गी ऑपरेटस, अदर साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल्स जो है वो फिर भी इसमें प्रेजेंट होते हैं, कुछ ना कुछ उसके रेमिनेंट्स होते हैं। और फिर जो है ये जो है रेटिकुलोसाइट बन जाता है। सही है। रेटिकुलोसाइट जो है इसमें फिर न्यूक्लियस नहीं होता। रेटिकुलोसाइट से आगे जितने भी स्टेजेस है उनमें सॉरी पीछे जितने भी स्टेजेस है उनमें न्यूक्लियस होता है, रेटिकुलोसाइट में बिल्कुल नहीं होता। और रेटिकुलोसाइट जो है ये वो स्टेज है जिसमें रेड ब्लड सेल जो है वो बोन मैरो से निकल जाते हैं, और हमारे जो सेल्स होते हैं, सॉरी जो हमारी जो कैपिलरीज होती है उनमें चले जाते हैं। सही है। तो ये पॉइंट आप जरूर याद रखिए कि रेटिकुलोसाइट वो स्टेज है जिसमें रेड ब्लड सेल्स जो है वो हमारे बोन मैरो से निकल के हमारे कैपिलरीज में जाते हैं। सही है। अच्छा, फिर रेटिकुलोसाइट जो है इसमें भी थोड़ा बहुत जो बेसोफिलिक जो कैरेक्टरिस्टिक है ना वो इसमें भी थोड़ा बहुत होता है। और फिर जो है जब ये हमारे सेल से जो बोन मैरो है इससे निकल जाते हैं, तो फिर क्या होता है कि इससे जो बेसोफिलिक मटेरियल होता है वो 1-2 दिन में पूरा खत्म हो जाता है। सही। जैसे इससे ये बेसोफिलिक मटेरियल खत्म हो जाता है 1-2 दिन में, तो ये कन्वर्ट हो जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स में। सही है। तो इसका मतलब है कि रेटिकुलोसाइट की लाइफ जो है वो 1-2 दिन ही होती है। सही है। जैसे ही ये बन जाता है, ये सेल बोन मैरो से निकल जाता है, 1-2 दिन के लिए इसमें बेसोफिलिक मटेरियल होता है, वो फिर 2 दिन में खत्म हो जाता है, और ये जो है रेटिकुलोसाइट्स ये कन्वर्ट हो जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स में। सही। तो इनकी लाइफ जो है बहुत शॉर्ट होती है। तो इस वजह से हमारे ब्लड में जो है सिर्फ 1% तक होते हैं, या 1% से भी लेस जो है वो रेटिकुलोसाइट होते हैं। क्यों लेस होते हैं? क्योंकि ये कन्वर्ट हो जाते हैं एरिथ्रोसाइट्स में 1-2 दिनों में ही। सही है। और ये जो है फिर मेच्योर आरबीसीज होते हैं। Okay, regulation of RBC's production, रोल ऑफ एरिथ्रोपोइटिन। आरबीसी जो है इसका नंबर हमेशा एक नैरो रेंज में होता है, ताकि वो जो है हमारे बॉडी को एनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड कर सके फ्रॉम द लंग्स। सही है। सो आरबीसी जो है जब भी ऑक्सीजन कम होगा तो आरबीसी की प्रोडक्शन इंक्रीज होगी, लेकिन ऑक्सीजन जो है वो डायरेक्टली आरबीसी की प्रोडक्शन को इंक्रीज नहीं कर सकते। वो जो है क्या करते हैं कि अगर फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे देखें कि अगर कोई ऐसा फैक्टर हो गया बॉडी में जिसकी वजह से ऑक्सीजन जो है वो कम हो गया, फॉर एग्जांपल ब्लड वॉल्यूम कम हो गया, लाइक हेमरेज हो गया, हेमरेज में जो है ज्यादा ब्लड लॉस हो जाता है। अब जो है बॉडी को एनफ बॉडी में वॉल्यूम ही ब्लड की कम है, तो वो जो है एनफ ऑक्सीजन प्रोवाइड नहीं कर सकते टू द टिश्यूज। या फिर एनीमिया हो गया, मतलब कि रेड ब्लड सेल्स की नंबर जो है वो कम हो जाती है। या अगर हेमोग्लोबिन अगर रेड ब्लड सेल के नंबर भी सही है लेकिन उसमें हेमोग्लोबिन कम हो गया, तो तब भी जो है टिश्यूज को ऑक्सीजन नहीं मिलेगा। अगर पुअर ब्लड फ्लो है, मतलब कोई कार्डियक डिजीज है या कोई वैस्कुलर डिजीज है जिसकी वजह से जो है बॉडी को या टिश्यू को एनफ ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, या फिर पल्मोनरी डिजीज है, मतलब लंग्स में कोई ऐसी डिजीज है जिसकी वजह से वो जो है एयर से एनफ ऑक्सीजन नहीं ले पा रहा, तो इन सारे कंडीशंस में क्या होता है कि ऑक्सीजनेशन जो है वो टिश्यू की वो कम हो जाती है। अब ऑक्सीजनेशन टिश्यू की कम हो जाती है तो क्या होगा कि वो जो है एरिथ्रोपोइटिन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देंगे। वो डायरेक्टली जो है आरबीसी को स्टिमुलेट नहीं कर सकते, डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन जो है वो डायरेक्टली आरबीसी को एक्टिवेट नहीं कर सकते। वो क्या करते हैं कि वो एरिथ्रोपोइटिन बनाते हैं। एरिथ्रोपोइटिन जो है ये एक हार्मोन है जो कि हमारी किडनी से बनता है, और ये एक ग्लाइकोप्रोटीन है एरिथ्रोपोइटिन, और ये जो है इसका मॉलिक्यूलर वेट है 34,000। तो ये एरिथ्रोपोइटिन जो है ये हमारी किडनी से भी बनता है, 90% जो है ये हमारी किडनी से बनता है।
बाकी जो 10% है वो लिवर से बनता है, सही है। फिर एरिथ्रोपोइटीन जब टिश्यू डिक्रीज टिश्यू ऑक्सीजनेशन ने एरिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन को इंक्रीज कर दिया, फिर एरिथ्रोपोइटीन जो है वो जाके आरबीसी की प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करता है, सही है। रोल ऑफ किडनीज इन फॉर्मेशन ऑफ एरिथ्रोपोइटीन, तो 90% एरिथ्रोपोइटीन जो है वो किडनी से बनता है, बाकी जो 10% वो लिवर से बनता है। एग्जैक्टली जो है वो किसी को नहीं पता कि ये एरिथ्रोपोइटीन कहाँ से बनता है, लेकिन स्टडीज कहते हैं कि ये एरिथ्रोपोइटीन जो है ये बनता है फाइब्रोब्लास्ट लाइक इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं हमारे कॉर्टेक्स में एंड मेडुला में। किडनी के जो दो पार्ट्स होते हैं ना, कॉर्टेक्स एंड मेडुला, वहां पे ट्यूब्यूल्स है ना, उन ट्यूब्यूल्स के इर्द गिर्द इंटरस्टिशियल सेल्स होते हैं, वो सेल्स जो है वो एरिथ्रोपोइटीन बनाते हैं। या फिर किडनी के जो अपने एपिथेलियल सेल्स होते हैं ना, तो वो भी एरिथ्रोपोइटीन बना सकते हैं, वहां से जो है एरिथ्रोपोइटीन बनता है। एरिथ्रोपोइटीन की फॉर्मेशन फिर किस तरह होती है, सो अगर बॉडी में ऑक्सीजन कम हो गया, अब टिश्यू की जो किडनी की जो टिश्यूज होते हैं ना, अब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, तो वो क्या करते हैं कि वो टिश्यूज हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर 1 बनाते हैं, HIF बनाते हैं, HIF1 बनाते हैं। जो टिश्यूज जो हाइपोक्सिक टिश्यू है, मतलब उनको ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, वो क्या बनाते हैं, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स, ये इंक्रीज कर देते हैं। ये फैक्टर्स क्या करते हैं कि ये जाके जो एरिथ्रोपोइटीन की जीन्स होते हैं ना, उन जीन्स पे एक एलिमेंट होता है जिसको कहते हैं हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट। तो ये फैक्टर्स जाके उस हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ अटैच हो जाते हैं, और उसके बाद जो है एमआरएनए की फॉर्मेशन स्टार्ट कर लेते हैं। और फिर एमआरएनए से क्या होता है कि वो जो है एरिथ्रोपोइटीन की सिंथेसिस को इंक्रीज कर लेते हैं, सही है। जिस तरह नॉर्मली सारे प्रोटीन्स बनते हैं ना, उसी तरह एरिथ्रोपोइटीन भी बनता है, लेकिन बनता किस वजह से है, हाइपोक्सिया इंड्यूसिबल फैक्टर्स, वो जाके हाइपोक्सिया रिस्पॉन्स एलिमेंट के साथ कंबाइन होता है। फिर जो है ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन का पूरा प्रोसेस होता है, और उससे जो है एरिथ्रोपोइटीन बन जाता है, सही है। इफेक्ट ऑफ एरिथ्रोपोइटीन एंड एरिथ्रोजेनेसिस, अब एरिथ्रोपोइटीन का क्या इफेक्ट है आरबीसी की प्रोडक्शन में। सो जैसे ही आप किसी बॉडी को लो ऑक्सीजन के लिए एक्सपोज करते हैं, तो उसमें क्या होता है कि विद इन मिनट्स टू आवर्स एरिथ्रोपोइटीन की प्रोडक्शन स्टार्ट हो जाती है, सही है। और मैक्सिमम प्रोडक्शन जो है वो 24 आवर्स में होती है। तो ये अब इस 24 आवर्स में मैक्सिमम प्रोडक्शन जो स्टार्ट हो जाती है एरिथ्रोसाइट की। ओके, सो आरबीसीज की प्रोडक्शन जो है वो स्पीड अप करता है एरिथ्रोपोइटीन। एरिथ्रोपोइटीन कैसे स्पीड अप करता है कि वो जो है एक तो क्या करता है कि वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट जो है उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करता है। प्रो एरिथ्रोब्लास्ट वो सेल्स होते हैं जो कॉलोनी फॉर्मिंग यूनिट एरिथ्रोसाइट होता है, उससे जो फर्स्ट सेल बनते हैं वो प्रो एरिथ्रोब्लास्ट होते हैं, सो उनकी प्रोडक्शन को इंक्रीज करते हैं। दूसरा क्या करता है कि इनके डिफरेंशिएशन को इंक्रीज कर लेता है, मतलब कि एक सेल को दूसरे सेल में रैपिडली कन्वर्ट करता है, सही है। तो इस वजह से आरबीसी जो है उनकी प्रोडक्शन स्पीड अप हो जाती है, सही है। लेकिन वो जो है स्पीड अप होने में 5 डेज लेते हैं। 5 डेज क्यों लेते हैं, क्योंकि आरबीसी आपको पता है कि पहले जो है प्लुरिपोटेंट हेमेटोपोइएटिक स्टेम सेल्स बनते हैं, फिर उसके गमेटेड स्टेम सेल्स बनते हैं, फिर उससे जाके एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं। लेकिन एरिथ्रोब्लास्ट डायरेक्टली नहीं बनते, प्रो एरिथ्रोब्लास्ट बनते हैं, बेसोफिल बनते हैं, फिर रेटिकुलोसाइट्स बनते हैं, फिर आखिर में जाके वो मैच्योर होके मैच्योर एरिथ्रोसाइट्स बनाते हैं। सो इट टेक्स 5 डेज। ओके, अगर एरिथ्रोपोइटीन ना होना तो फिर जो है हमारे बोन मैरो से सिर्फ फ्यू ही आरबीसीज बनते हैं, या फिर बिल्कुल बनते ही नहीं है। लेकिन अगर एरिथ्रोपोइटीन के अमाउंट जो है उसकी क्वांटिटी अगर ज़्यादा हो, तो फिर जो है आरबीसी की प्रोडक्शन अप टू 10% तक इंक्रीज हो सकती है, सही है। तो इस वजह से एरिथ्रोपोइटीन जो है ये काफ़ी ज़रूरी है एरिथ्रोजेनेसिस के लिए। अच्छा, मैच्योरेशन ऑफ आरबीसीज, रिक्वायरमेंट ऑफ विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड। अच्छा, आरबीसीज जो है जिस तरह हमारी बॉडी को न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है, इस तरह जो है हमारे आरबीसीज की प्रोडक्शन के लिए भी न्यूट्रिशन की ज़रूरत होती है। मेनली जो है विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड ये बहुत ज़रूरी होते हैं आरबीसी की प्रोडक्शन के लिए। क्यों ज़रूरी होते हैं, क्योंकि इनमें जो है डीएनए के लिए एक डीएनए में एक एसेंशियल कंपोनेंट है थायमिडीन ट्राइफॉस्फेट, जो कि बिल्डिंग ब्लॉक है डीएनए का, सही है। सो उसके फॉर्मेशन के लिए हमें विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड दोनों रिक्वायर्ड होते हैं, सही है। अगर विटामिन B12 एंड फॉलिक एसिड ना हो, तो फिर जो है हमारे डीएनए बहुत कम बनते हैं और एबनॉर्मल से बनते हैं, सही है।
वो जो है मैच्योर नहीं होते, जो हमारे सेल्स बनते हैं उसकी वजह से, और सेल डिवीजन भी उनमें कम होती है। ऐसे तो अगर सेल डिवीजन उनमें नहीं होती, कम होती है, तो वो जो है प्रोलिफरेट नहीं होते, मतलब कि वो डिवाइड नहीं होते, उनका नंबर इंक्रीज नहीं होता। दूसरा क्या होता है कि जो सेल्स मेच्योर होते हैं तो वो जो है एबनॉर्मल होते हैं, वो बहुत लार्ज होते हैं और उनको हम कहते हैं मैक्रोसाइट। सही है। ये मैक्रोसाइट्स जो होते हैं इनका मेम्ब्रेन बहुत फ्लिम्सी टाइप, बहुत फ्रेजिल होता है, मतलब आसानी से वो जो है खराब हो सकता है। सही है। और ये सेल्स जो बनते हैं, ये मैक्रोसाइट्स, ये इरेगुलर से लार्ज सेल्स होते हैं और ये ओवल होते हैं। नॉर्मली जो आरबीसीज होते हैं वो बाइकनकेव होते हैं, जिस तरह हमने स्टार्ट में पढ़ा कि वो बाइकनकेव होते हैं, लेकिन ये जो मैक्रोसाइट्स होते हैं ये बाइकनकेव नहीं होते, ये ओवल होते हैं। सही है। अच्छा। और अच्छा, कैपेबल ऑफ कैरिंग ऑक्सीजन, नॉर्मली ये ऑक्सीजन जो है वो कैरी कर सकते हैं, बट हैव अ शॉर्ट लाइफ टाइम। ये जो है लाइफ टाइम इनकी बहुत शॉर्ट है, दैट इज 1/3 हाफ और 1/3 ऑफ द नॉर्मल। सही है। अगर आरबीसी के अगर हम उसकी लाइफ के बारे में बात करें, तो अगर उसकी लाइफ जो है वो 120 डेज तक होती है, तो मैक्रोसाइट्स जो है इनकी लाइफ जो है वो 60 डेज तक या फिर 30 डेज तक होती है। सही है। तो इनकी लाइफ जो है वो काफी कम होती है, ऑक्सीजन वो कैरी कर सकते हैं। सही है। और लाइफ इनकी कम क्यों होती है? क्योंकि इनका मेम्ब्रेन जो है वो काफी फ्लेम्सी है, शेप भी इनका इरेगुलर, तो इस वजह से मेम्ब्रेन जो है वो आसानी से रप्चर हो सकता है।